Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन वीडियो सॉल्यूशन ऑफ AITS मेन टेस्ट 3। हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा और आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किए होंगे, अपने आंसर को मिलाए होंगे और जो थोड़ा बहुत इधर आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा उसके कॉन्सेप्ट को मैं देने का कोशिश करता हूँ सॉल्यूशन के थ्रू, और इस सॉल्यूशन से आप लोगों को जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से आप शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लिया गया है वो 51 नंबर। तो 51 नंबर में नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, वो भी ईस्टर का। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा अच्छे तरीके से आप लोगों के सभी लोगों का क्वेश्चन ये सही बना होगा। तो बच्चों, इसमें से जो दिया हुआ है 51 में CH3 CH2, उसके बाद यहाँ CH के साथ एक और CH3 है और C डबल बॉन्ड O के साथ O एंड C2H5, ऐसा है ना? आप लोग जानते हैं ईस्टर का जो बेस नेम होता है बच्चों, वो बेस नेम होता है एल्काइल एल्कानोएट। सब कोई जानते हो ना आप लोग? ये एल्काइल एल्कानोएट होता है इसका बेस नेम। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ईस्टर का जब भी हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो जो भी यहाँ O के ऊपर होता है पहले उसी को लिखा जाता है। ओके, तो इसके केस में O पे प्रेजेंट है इथाइल, तो सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा इसमें इथाइल। और पैरेंट चेन यहाँ पे आप देख सकते हो 4 कार्बन का आ रहा है। ओके, तो अब सबसे पहले O के ऊपर जो प्रेजेंट होता है ईस्टर में वो लिखा जाता है, फिर पैरेंट चेन पे आप देख सकते हो कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है, तो इसके केस में हो जाएगा 2 मिथाइल। अब 4 कार्बन का पैरेंट चेन है तो ब्यूटेन प्लस सफिक्स होता है ईस्टर का OH, इसलिए इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटानोएट, ऐसा होगा। इसका देख लीजिए आंसर कौन सा आ रहा है बच्चों, 3। बिल्कुल मुझे यकीन है आप सभी लोगों का सही हुआ होगा। उसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है। तो 52 में आपको कह रहा है इन CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद बच्चों एक और CH2 है और फिर इसके बाद एक और CH2 है और फिर यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH है। ओके, और इसमें से कहा जा रहा है क्या, ध्यान सुनिएगा, द बॉन्ड बिटवीन C2 एंड C3 कार्बन इन्वॉल्व्स एंड एंड ऑन ऑर्बिटल ओवरलैप ऑफ द टाइप। सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा इसमें C2 C3 कौन है बच्चों। इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 पे आता है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 पे आता है डबल बॉन्ड। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब दोनों साइड से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अगर सेम होता है तो प्रायोरिटी देते हैं हम लोग किसको, बोलो, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो देख लीजिए इसके बीच में जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है किसके किसके बीच में ओवरलैपिंग से बना हुआ है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है बच्चों। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाए तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस 2 कार्बन के बीच में पूछ रहा है कि कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, आपको उसका निकाल देना है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो C2 का हाइब्रिडाइजेशन 1 पाई बॉन्ड है तो यहाँ होगा sp2, यहाँ एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो सारे के सारे 4 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, मतलब बच्चों यहाँ sp3 होगा। तो sp2 sp3 यहाँ पे हो जाएगा एंड ऑन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो C2 C3 की बातें कर रहा है तो 52 का आंसर यहाँ पे होगा 4। ओके, तो आपको सबसे पहले इसमें चेक कर रहा है नोमेनक्लेचर का रोल। C2 C3 कहीं मेंशन नहीं है, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कि C2 C3 होगा कौन। तो आप यहाँ पे जानते हो कि जब दोनों साइड से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम होता है तो प्रायोरिटी देते हैं हम लोग डबल बॉन्ड को और नंबरिंग उसी डायरेक्शन से करेंगे। तो C2 का हाइब्रिडेशन sp2 और C3 का हो गया यहाँ पे sp3, तो sp2 sp3 के द्वारा यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा और फॉर्मेशन करेगा उसके केस में सिग्मा बॉन्ड। आंसर हो जाएगा 52 का 4। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 53 नंबर क्वेश्चन, वो है एक टोटोमेरिज्म का। तो टोटोमेरिज्म का क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, पूछा ये जा रहा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड वन दैट विल नॉट शो कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म। और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल के मुताबिक आप लोग जानते हो कि बाइसाइक्लो कंपाउंड के ब्रिज हेड पोजीशन पे पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बच्चों 53 में फर्स्ट ऑप्शन जो मेरे को दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें कि एक ऐसा है और फिर एक ऐसा ऐसे कर दिया है और फिर इसमें C डबल बॉन्ड O दिया है और इसके साथ ये है। तो इसमें तो आप कह सकते हो यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन एटम, ये वाला टोटोमेरिज्म में जा सकता है, ये वाला बिल्कुल यहाँ पे टोटोमेरिज्म करेगा बच्चों, यहाँ पे बना देगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा OH, ये बिल्कुल टोटोमेरिज्म कर सकता है। तो ये टोटोमेरिज्म कर दिया, ये आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन अगर हम लोग देखने की कोशिश करें
तो इसमें जो ऐसा दिया हुआ है, एक ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, वो ऐसा दिया हुआ है और C डबल बॉन्ड O है, और इसके केस में फिर से एक ऐसा कर दिया गया है, और इसमें जो यहाँ पे कार्बन था उस पे कर दिया 2 मिथाइल। अब कोई अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे तो बचा नहीं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन ये ब्रिज हेड है बच्चों, और आपको पता है बाइसाइक्लो कंपाउंड के ब्रिज हेड पे जो प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन एटम वो टॉटोमेरिज्म में नहीं जाते हैं, इसलिए यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता है। अरे बच्चों, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ये एक्चुअल में इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो आप लोग बनाते थे ना, C डबल बॉन्ड O, इसी को इस तरीके से ओपन करके नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो गया। देख सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। यहां भी देखिए 1 2 3 4 5 6 1 7, तो 7 कार्बन इसमें भी है, 7 कार्बन उसमें भी है। बगल वाले कार्बन पे हमने 2 मिथाइल को कर दिया, जिसके कारण कि यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन अब नहीं है। अब ब्रिज हेड पे जो प्रेजेंट होता है वो तो टॉटोमेरिज्म में जाता नहीं है, इसलिए इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता है। उसके बाद बच्चों थर्ड ऑप्शन में टॉटोमेरिज्म बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। इसमें देख सकते हैं आप अल्फा हाइड्रोजन एटम का संख्या 4 है, तो बिल्कुल इसमें टॉटोमेरिज्म हो सकता है। ये दोनों साइड अल्फा हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, टॉटोमेरिज्म हो सकता है। इसी तरीके से 4 में भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि 4 ऑप्शन में भी जो कीटो फॉर्म दिया है उसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो 4 में भी हो सकता है। तो 53 का आंसर यहां पे होगा 2, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल sp2 hybridization is not possible at bridge head position। तो अगर हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा पाई बॉन्ड ब्रिज हेड पे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। तो 54 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट का, और ये एक ऐसा डेटा है जो आप लोगों को जरूर क्लास में लिखाया गया होगा, कॉपी में, सबके कॉपी में होगा ये। ठीक है, तो 54 नंबर क्वेश्चन ऐसा है कि which of the following order is not correct regarding the -I effect of the substituent। तो बच्चों फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि ये दिया हुआ है आयोडीन है, उसके बाद इसमें से दिया हुआ एक ब्रोमीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद एक दिया हुआ फ्लोरीन है। ये तो सही है, फ्लोरीन का ज्यादा होता है -I, फिर होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो बच्चों सेकंड में आपको दिया हुआ है NR3+, ओके, ये दिया हुआ है, और इसके बाद दिया हुआ है OR2+, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आप कहोगे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, इसलिए ये भी -I का ऑर्डर सही है। और थर्ड में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे करना पड़ेगा, थोड़ा मैं करेक्शन करता हूं, यहाँ पे NR2 नहीं प्लस होगा, NR3+ होगा। जब नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड बन जाता है तो वहां पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, इसमें बच्चों यहाँ NR3+ देना चाहिए था। उसके बाद OR, उसके बाद F, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, ये गलत है। यहाँ पे होता यह है एक्चुअल में कि सबसे ज्यादा होता है NR3+ का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाता है, इसके केस में आप ले सकते हो, इसके केस में OR का, फिर यहाँ पे हेलोजन का, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो डेटा इसमें से दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। और उसके बाद इसमें से देखोगे तो जो 4 है ना, वो 4 आप देखोगे तो ये दिया हुआ है SR, उसके बाद यहाँ पे OR, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है OR2+। तो ये यहाँ पे जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसमें OR2+ है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ OR है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे SR है। ठीक है, SR है, SR यहाँ पे दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है। इस तरीके से इसके केस में बच्चों आप आसानी से देख सकते हो इसके केस में कि OR का यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू SR। ओके, टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में हम लोग जाते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका हो रहा है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका घटता है, जिसके कारण कि उसका -I का मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पे एक्चुअल में होना चाहिए था NR3+, ओके, NR3+, उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन का हो जाना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए था OR का। तो ये यहाँ पे डेटा होना चाहिए था इस तरीके से। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है इसके केस में गलत, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर जिसका होगा वो हो जाएगा थर्ड यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, इसको अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं।
गुड। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आपको 54 में यही पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो गलत इसके केस में यही है। उसके बाद बच्चों आप लोगों को 55 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द गिवन कंजुगेटेड बेस इज। मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, 55 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना चाहता हूं बच्चों। अगर कहीं पे HF दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, उसके बाद आपको अमोनिया दिया हुआ है, इसके बाद इसमें से आप लोगों को एक इथीन दिया हुआ है, और फिर इसके केस में एक आपको इथेन दिया हुआ है, तो आप लोग जानते हो अच्छे तरीके से कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम होता है, जिसके कारण फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हो जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हो जाता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और याद रखना है आप लोगों को कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, इसलिए यहां पे हम लोग कहेंगे कि एसिटिलीन इज मोर एसिडिक देन होता है अमोनिया, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा होता है, इसलिए अमोनिया इज मोर एसिडिक देन इथेन, और इथेन इज मोर एसिडिक देन होता है इथेन। लेकिन अगर इसका कंजुगेट बेस बनाता हूं बच्चों, तो ये होता है F-, ये होता है OH-, ये होता है इसके केस में CH ट्रिपल बॉन्ड C-, उसके बाद होता है इसके केस में NH2-, उसके बाद होता है इसके केस में कंजुगेट बेस CH2 डबल बॉन्ड CH-, इसके बाद यहाँ पे होता है CH3 CH2-। बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसका होता है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। बच्चों कंजुगेट बेस का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। उसके आधार पे 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे बहुत आसानी से कि ये R का जगह मतलब कार्बन है, तो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा CH3- का, क्योंकि कार्बन यहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद हो जाएगा NH2- का, क्योंकि नाइट्रोजन उसके बाद है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, जिसके कारण कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे कम हो जाता है। और सबसे कम बेसिक जो होगा इसमें वो होगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसका तो नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है, बनाता है इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो डोनेटिंग पावर कम होगा। तो यहाँ पे साफ साफ मेरे को पता चल रहा है आंसर इसका हो जाएगा 4। आंसर इसका 4 होगा। तो RCO- सबसे कम बेसिक, व्हाई, क्योंकि लोन पेयर इसका डीलोकलाइज्ड है, ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C-, उसके बाद यहाँ पे हो जाता है इसके केस में NH2-, और सबसे ज्यादा बेसिक होगा CH3-। ऐसा देख सकते हैं, होगा ना, बिल्कुल हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर देख सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसके आधार पे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 55 का आंसर हो जाएगा बच्चों 4। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है 56 में आपको पूछ रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अमॉन्ग द न्यूक्लियोफाइल इज। तो ए में ऐसा दिया हुआ है जिसका कि लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। ओके, ये दिया हुआ है डीलोकलाइज्ड। उसके बाद बच्चों ऐसा दिया हुआ है कि ये है लोकलाइज्ड। उसके बाद सी में जो दिया हुआ है वो CN- कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और डी में जो दिया हुआ है उसको देखिएगा, यहां पे दिया हुआ है CH3, फिर एक रिंग है, यानी कि इसका भी जो लोन पेयर है ना वो डीलोकलाइज्ड ही है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O-। आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी इसके केस में बस पूछा जा रहा है, तो बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि ए और डी का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा, क्योंकि लोन पेयर उसका कैसा है बच्चों, डीलोकलाइज्ड। उसके बाद सी और बी का जो है ना वो है लोकलाइज्ड, उसी का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। अब आप देखोगे तो अंतर क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे है। ओके, तो ध्यान रखना है Cn- बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। जी हाँ, Cn- बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा C, उसके बाद होगा B, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है वहां पे नेगेटिव चार्ज। उसके बाद इसका भी लोन पे डिलोकलाइज्ड है, इसका भी डिलोकलाइज्ड है, लेकिन बच्चों इसका जो डिलोकलाइज्ड है एक C डबल बॉन्ड O के साथ, इसका जो डिलोकलाइज्ड है दो S डबल बॉन्ड O के साथ। तो जिसका नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए फ्री अवेलेबल कम है, मतलब उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे B के बाद होगा A और सबसे कम होगा D का। तो बच्चों Cn- और CH3O- का जो ये डेटा है वो जेईई मेन का क्वेश्चन बैंक में गलत डेटा दिया हुआ है, तो आप सही कर लीजिएगा इसको। Cn- का ही न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाता है CH3O- से। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा CBAD, यानी कि ये आंसर होगा 1। बिल्कुल इसका आंसर 1 ही होने वाला है। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन एक्चुअल में जो है ना ये फिनॉल का है। फिनॉल का है, आपको ये एनसीईआरटी मिलेगा 12th वाले में। तो ये पूछा जा रहा है इसके केस में कि ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पारानाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय। बच्चों इसका आंसर होगा, पहले मैं आंसर बताता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। स्टेम डिस्टिलेशन, इसका आंसर होगा 4 स्टेम डिस्टिलेशन। इसका कारण क्या होता है? तो आप देखो यहाँ पे OH है, इसके केस में यहाँ पे दिया हुआ है NO2। यहाँ पे होता है अट्रैक्शन, इसका नाम हम लोग कहेंगे सबसे पहले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ओके, और ये जो यहाँ पे बना रहा है इसको हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ये बनाता है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, जो कि होता है इसके केस में वीकर H बॉन्ड। ओके सर, और वीकर H बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसको, जिसका वीक होता है H बॉन्ड, ये होता है मोर स्टीम वोलेटाइल। ओके, तो मोर स्टीम वोलेटाइल होता है, जल्दी यहाँ पे वोलेटाइल होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर आपको कहीं पे पारानाइट्रोफिनॉल N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इसमें एक हमने ले लिया बच्चों OH, और फिर इसके केस में यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल का अब होगा यहाँ पे एसोसिएशन। इस प्रकार के H बॉन्ड को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो बच्चों इसका नाम सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पारानाइट्रोफिनॉल, और इसमें जो H बॉन्ड बना है उसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ओके, अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड होता है कंपैरेटिवली इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड से मोर स्ट्रॉन्गर होता है। ओके, अब यहां पे जिसका H बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसके केस में हम लोग कहते हैं कि इसका जो होता है ना हाई बॉइलिंग पॉइंट, और इसका हम लोग कहते हैं कि जो होता है लो बॉइलिंग पॉइंट। जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो होता है मोर स्टीम वोलेटाइल होता है, और इसको हम लोग कहते हैं कि ये होता है लेस स्टीम वोलेटाइल होता है। यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लो है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, वो जल्दी वेपर बन के यहाँ पे बाहर हो जाएगा, और जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो वो स्टीम वोलेटाइल बहुत ही वीक होगा, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं इसको स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों? ओके, अब देखिए एक यहाँ पे जल्दाल मेथड का आप लोगों को क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो ये अब एक 59 नंबर क्वेश्चन। तो 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? इन जल्दाल मेथड अमोनिया फॉर्म फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फूड न्यूट्रलाइजेज 30 cm³ ऑफ 0.1 N एसिड, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द फूड एज। क्या आप लोगों ने बनाया, इसको बनाया था ना? इसका एक फार्मूला होता है बच्चों। तो अगर आप लोगों को निकालना है इसके केस में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो फार्मूला होता है 1.4 इंटू N इंटू V डिवाइडेड बाय W, वेट, टोटल वेट। तो यहां पे इस फार्मूला पे आप लोग बना लीजिए इसको डायरेक्ट। तो इसके केस में 1.4 तो लेंगे ही, इंटू N का वैल्यू आप लोगों को कितना दिया हुआ है 0.1, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है इसके केस में आप लोगों को 30।
30 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय वेट कितना दिया हुआ है, वो तो दिया हुआ है 5, वो 5 दिया हुआ है। इसी फॉर्मूला पे इसको कैलकुलेट करके आप लोग निकाल सकते हो। तो इसका जो आ जाएगा 0.84, यानी कि आंसर इसका जो होने वाला है वो होगा फर्स्ट। ओके, इस तरीके से इसी फॉर्मूला पे पुट करके आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो डायरेक्ट। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे 60 नंबर जो क्वेश्चन दिया है 60 में, उसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। बेसिक स्ट्रेंथ कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज लिस्ट बेसिक, कि सबसे लिस्ट बेसिक कौन सा है। बच्चों 60 नंबर में सबसे फर्स्ट ऑप्शन आप लोग देखो, CH3, C डबल बॉन्ड O, NH, और यहां पे भी C डबल बॉन्ड O के साथ CH3। यहां पे जो बीच में लोन पेयर है ना, उस लोन पेयर के ऊपर दोनों साइड से लग रहा है -m इफेक्ट। इधर से भी -m, इधर से भी -m, दोनों का -m लग रहा है। तो लिस्ट बेसिक मुझे लगता है यही आंसर हो जाएगा। सेकंड में आपको दिया हुआ है C2H5 का होल 2, तो CH3 CH2 NH, CH2 CH3 ऐसा दिया हुआ है। दोनों साइड से यहां पे लग रहा है +I, लिस्ट तो होगा नहीं। बच्चों थर्ड ऑप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहां पे दिया हुआ है NH का लोन पेयर, और फिर इसके केस में दिया हुआ है C2H5। तो बच्चों इसमें दोनों साइड में लग रहा है -m, इधर एक साइड से लग रहा है -m और दूसरे साइड से लग रहा है +I, जिसके कारण यहाँ पे कहेंगे कि ये थोड़ा ज्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू इसके, दोनों साइड से -m लग रहा है। और इसके बाद 4 में तो होगा ही नहीं, क्योंकि 4 में 3 यहाँ पे इथाइल ही दिया हुआ है ना। तो आप इसके केस में कह सकते हो यहाँ पे C2H5, 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 तीनों का यहाँ पे +I तो लग रहा है, इसलिए लिस्ट बेसिक यहाँ पे कौन सा होगा, फर्स्ट। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं इस क्वेश्चन को कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I +m और इनवर्सली प्रोपोर्शनल -I -m। तो इसके आधार पे यहाँ पे दोनों का -m लग रहा है इसके ऊपर, इसलिए लिस्ट बेसिक यहाँ पे जो होगा 1। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1, लिस्ट बेसिक होगा। ओके, आप लोगों ने सही बनाया कि नहीं? बिल्कुल अच्छे से बनाए होंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I +m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल -I -m। उसके बाद देखिए बच्चों फिर से आते हैं सेक्शन बी में। ये था सारे के सारे सेक्शन ए का क्वेश्चन। तो सेक्शन बी में आपको 86 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट आप पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो 86 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3 इथाइल, ओके, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, उसके बाद बच्चों यहां पे दिया हुआ है आपको हेक्स, और 3N 5 इनोइक एसिड, ओके, 5 इनोइक एसिड। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें से आपको 1 2 3 4 ये दिया हुआ है ऑप्शन, आप देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा, इसका देखना पड़ता है, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका आंसर साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि 4 होगा, क्योंकि इसमें 4 नंबर ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे एक आपको ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें बच्चों एक डबल बॉन्ड है, और फिर यहाँ पे तो मिथाइल दिया हुआ है ही, और फिर इसके केस में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक यहाँ पे OH है। देख लो आता है कि नहीं। तो आपको पता है कि जहां कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है, am I right? तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां दिया हुआ है तो नंबरिंग यहीं से होगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 कंटिन्यूअस हो गया। तो हो गया 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 6 कार्बन का है तो हेक्स, उसके बाद 3 4 का लोएस्ट 3N 5 आयन, और उसके बाद यहां पे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे इनोइक एसिड AEIOUNY से पहले हम लोग ई को हटा दिए हैं, तो ओ से पहले ई को हटा करके लगा दिया 5 इनोइक एसिड। तो 86 का आंसर जो होगा यहाँ पे बच्चों वो हो जाएगा 4। देख लीजिए बहुत आसान है, बिल्कुल आप लोगों ने इसको सही से बनाया होगा। उसके बाद बच्चों आते हैं हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन। ओके, 87 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो भी एक बेसिक स्ट्रेंथ से दिया हुआ है क्वेश्चन, और हम लोगों ने इसको क्लासरूम में बिल्कुल डिस्कस किया हुआ है सारे क्वेश्चन को। एक ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि यहां पे ये दिया हुआ है, और इसके केस में एक और पायरिडीन दिया है, वेरी गुड, ये दिया है सेकंड।
उसके बाद बच्चों यहां पे जो दिया हुआ है ये मॉर्फोलिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से, ओके, ये हो गया थर्ड। और एक नेक्स्ट इसमें से जो दिया हुआ है उसको हम लोग कहते हैं अब पायरोल। ये तो सबसे लिस्ट बेसिक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लोन पेयर उसका एरोमेटिसिटी में चला गया है। ये लोन पेयर जो है इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिसिटी, ये सबसे कम होगा यहाँ पे बेसिक। अब इसके केस में हम लोग देखें बच्चों तो है क्या, इसका लोन पेयर जो है लोकलाइज्ड, इसका भी लोन पेयर जो है लोकलाइज्ड, इसका भी लोन पेयर लोकलाइज्ड, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। तो जिसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ तो उसी का होगा। अब इसके केस में हम लोग बातें करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो अंतर क्या है बच्चों, यहां पे इसका आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और इसका हाइब्रिडेशन क्या है फिर से? sp3। तो सबसे पहले देख लिया हम लोगों ने कि लोन पेयर इस तीनों का लोकलाइज्ड है, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तब देखा जाता है बच्चों उस नाइट्रोजन का खुद का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जो नाइट्रोजन खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब वहां पे उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज्यादा है तो उसका इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली होल्ड होगा, तो डोनेटिंग पावर कम हो जाता है। तो अब आप कहोगे sp3 वाले नाइट्रोजन का डोनेटिंग पावर ज्यादा होता है कंपेयर टू sp2 वाला, और sp2 वाले का डोनेटिंग पावर ज्यादा होगा कंपेयर टू sp। क्यों? क्योंकि जब H+ को पिक करेगा यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा sp3 नाइट्रोजन पे, यहां H+ को पिक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा sp2 नाइट्रोजन पे। और आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल होता है। तो कंजुगेट एसिड जो बनेगा H+ को पिक करने के बाद वो ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे sp3 नाइट्रोजन पे। यही कारण है बच्चों 1 का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। लेकिन अब कहोगे कि 1 और 3 में 1 का ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सारे कार्बन ऊपर में है, सारे कार्बन है तो वो शो करेंगे +I, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है ये शो करेंगे -I। तो बच्चों इसका तरीका है, पहले आप लोग देखोगे कि लोकलाइज्ड का ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ डीलोकलाइज्ड से। जब सारे के सारे लोकलाइज्ड है तो वहां पे देखोगे हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 वाले का ज्यादा होगा sp2 से, sp2 का होगा ज्यादा sp से। और जब एक से ज्यादा sp3 मिल गया तब वहां देखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल -I। जब हाइब्रिडेशन सेम हो गया तब, इसलिए यहां पे हम लोग कहेंगे 1 के बाद होगा 3, उसके बाद होगा 2 और सबसे कम होगा पायरोल। इस तरीके से यहां पे होगा 1, 3, 2, 4। पहले देखने का कि लोकलाइज्ड का ज्यादा होगा डीलोकलाइज्ड से, फिर देखने का sp3 वाले का ज्यादा होगा sp2 से, और sp3 जब दोनों में सेम हो गया तब कहेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल -I। इसलिए 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 4 ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए आते हैं 88 नंबर में। तो 88 नंबर क्वेश्चन में आपको ये डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। वो ऐसा है कि which of the following is not the product of the dehydration of। बच्चों ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि ये है, ये है, ये है, यहां पे दिया हुआ है OH। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जब हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं तो यहाँ पे ये टर्सरी अल्कोहल है, मतलब पाथवे होगा कौन सा बच्चों? E1। तो बनेगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, तो टर्सरी यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकैटायन, H2 निकल करके बन गया कार्बोकैटायन, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। इसमें अल्फा H का संख्या कितना हो जाएगा बच्चों? 3, 2, 5, 1, 6। आप देख सकते हो 6 हो गया यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम। और अगर यहां आ जाता है कार्बोकैटायन तो हो जाएगा 2, 2, 4, 1, 5, अल्फा हाइड्रोजन घट जाएगा। इसलिए यहां रीअरेंजमेंट नहीं होता है, जहां बना कार्बोकैटायन उसी के रिस्पेक्ट में यहां से हो सकता है एक बार H+ निकल जाए। जब H+ यहां से निकल जाएगा ऊपर वाला मिथाइल से, तो ऊपर वाला मिथाइल से जब H+ निकलेगा बच्चों तो वो ऐसा बनेगा कि ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यानी कि ये हो गया 4 नंबर वाला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हो सकता है इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में H+ यहां से निकल जाएगा। तो अगर यहां से H+ निकलेगा बच्चों तो ये जो फॉर्मेशन करेगा इसमें इस बार वो ऐसा बनेगा कि यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये रह जाएगा मिथाइल ऐसा, और ये जो हुआ ना ये हो गया सेकेंड ऑप्शन, ऐसा बन जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो गया। उसके बाद एक बार इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में H+ यहां से निकल सकता है, तो यहां से जब निकलेगा H+ ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा जिसमें कि
यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये मिथाइल तो ऐसा ही रह जाएगा ना। तो इसी को थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दिया है, ये ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। बात बाकी आप देख सकते हो किसी भी प्रकार से करने पे हम लोग फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1, क्योंकि इसके केस में कार्बोकैटायन का रिएरेंजमेंट होगा नहीं। तो आप देख सकते हो कार्बोकैटायन का रिएरेंजमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे देखना होगा बच्चों कि क्या रिएरेंजमेंट करने के बाद इस कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल बन रहा है क्या। अगर इस कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल बनेगा कार्बोकैटायन, तभी हो सकता है रिएरेंजमेंट। तो अगर यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, गलती से अगर कोई ऐसा कर देता है बच्चों, यहाँ पे बना देता है कार्बोकैटायन, इसमें से हाइड्राइड शिफ्ट करा देता है, तो देखिए क्या होता है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया 5, जो कि पॉसिबल यहाँ पे रिएरेंजमेंट करना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके रिस्पेक्ट में 3 ऊपर में अल्फा हाइड्रोजन, 2 इधर 5 हो गया और 1 इधर 6 हो गया। तो कभी भी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से लेस स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बना सकते हैं। इसलिए बच्चों जो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको फर्स्ट ऑप्शन, वो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर दीजिएगा, जो ऊपर नीचे 2-2 मिथाइल दे दिया है, वो मिथाइल वहां पे इसके केस में ऐसा कर दिया गया है, मिथाइल भी कहीं से ला दिया है, वो ठीक है, मिथाइल तो कहीं से ला दिया है, वो साफ देखने से लग रहा है कि गलत है। ठीक है, वो वन ऑप्शन जो है ना, वही आंसर इसका हो जाएगा, वो किसी भी प्रकार से आप लोगों को नहीं बन सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर अच्छे तरीके से इसको आप सॉल्व किए होंगे और आपका आंसर सही हुआ होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखो बच्चों, बहुत ही आसान है, 89 नंबर क्वेश्चन। वो ऐसा कहा जा रहा है, Which of the following pairs represent resonance structure? कौन इसमें से रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। बच्चों ध्यान देना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर यानी कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम लोग उसको कहते हैं जहां पे एटम ग्रुप अपनी जगह पे फिक्स होता है, उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, और सिर्फ पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है। तो पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एनी एटम और ग्रुप। यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O है, नेगेटिव चार्ज है, और इसके केस में जो दूसरा इसका स्ट्रक्चर है वो ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि O माइनस और फिर इसमें डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा है। और सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें C डबल बॉन्ड O है और ये है, और इसके बाद इसमें से जो दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, और इसके बाद इसमें ऐसा दिया हुआ है। आप देखिए इसमें से कौन एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम लोग उसी को कहते हैं जिसमें पोजीशन ऑफ एटम ग्रुप फिक्स हो, उसका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होना चाहिए। और 4 ऑप्शन आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि CH3O N डबल बॉन्ड O एंड CH3 और इसके साथ N डबल बॉन्ड O और फिर O के ऊपर माइनस है प्लस है, ऐसा दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आंसर होगा इसका कौन सा 1। 89 का आंसर यहाँ पे 1 होगा। ये दोनों एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे सारे एटम ग्रुप देख लीजिए अपनी जगह पे फिक्स हैं, बस पाई बॉन्ड का पोजीशन जो है ना, जो C डबल बॉन्ड O के पास था वो अब आ गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है और सारे एटम ग्रुप सेम है। यहाँ पे देखिए O है, जबकि यहाँ क्या हो गया OH। यहाँ से H कहां से आया भाई? यहां से आया। एक्चुअल में ये है कीटो इनॉल टोटमर्स। ये क्या है? कीटो इनॉल टोटमर्स हो गया। यहां से H यहां शिफ्ट हो गया, इसलिए इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नो, इसको हम लोग कहेंगे टोटमर्स है। यहाँ भी देखिए, यहाँ OH है जबकि यहाँ पे O है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है। तो बच्चों एटम ग्रुप का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर में सिर्फ पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होना चाहिए। यहाँ देखिए, इसमें मिथाइल अटैच्ड है O के साथ, यहाँ मिथाइल अटैच्ड है N के साथ। ये दोनों एक दूसरे का हो गया फंक्शनल आइसोमर्स, नाइट्रो और नाइट्राइट। यहाँ पे इसका आंसर होगा 89 का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक हम लोगों का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, आपको 90 नंबर। तो 90 नंबर में आप लोगों को ऐसा दिया है जिसमें कि कहा जा रहा है ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड इन सोप इंडस्ट्रीज बाय। ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो 90 नंबर में यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 4। बच्चों ग्लिसरॉल का जो होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बहुत हाई होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उसको सेपरेट करना पड़ता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। रिड्यूस प्रेशर करके वहां पे हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ध्यान दीजिएगा 90 नंबर में ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड इन सोप इंडस्ट्रीज बाय।
तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर होने वाला है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन का एनालिसिस आप अच्छे तरीके से करेंगे और जितने भी टेस्ट आपको आगे आने वाले हैं उसको इसी तरीके से आप सक्सेसफुली दीजिए और हम लोग आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।